नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में मैं हूं करिश्मा राय और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच मैच जारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 क्रिकेट मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार को इंदौर में खेला जाएगा। और शतरंज में विश्व चैंपियन डी गुकेश कल उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के खिलाफ टाटा स्टील मास्टर्स में अपना पहला मैच खेलेंगे। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। आज पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन चीनी ताइपे के लिन चुन यी से 21-17, 13-21 और 18-21 से हार गए। लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती के रूप में एकमात्र बचे हुए खिलाड़ी थे। एचएस प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो चुके थे। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा महिला डबल्स में भी त्रिशा जॉली और गोपी चंद्र की जोड़ी हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। तो काफी कुछ उम्मीदें थी लक्ष्य सेन से, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। क्या कहेंगे? देखिए, ओवरऑल ये जो स्थिति है, ये भारतीय बैडमिंटन की जो आज की स्थिति है, ये इसको सबके सामने लेके आ गया है कि हमारी बैडमिंटन जो हम कहते रहे इतने सालों में कि बैडमिंटन बहुत अच्छा कर रही है, ये कर रही है, हमारे जितना हमने अच्छा किया विमेंस में हमारा चैलेंज ऑलमोस्ट खत्म है, क्योंकि सिंधु का फॉर्म वो नहीं रहा, साइना नहीं रही अब उसमें जो फॉर्म में जो वो थी, और इंजरी के बाद वो बाहर हो गई। हमारे पास तीसरी विमेन प्लेयर के लिए हमने हमेशा स्ट्रगल किया। मेंस डबल्स छोड़ दीजिए तो हमारे पास उसके बाद कोई देखने के लिए कुछ है नहीं कि जहां से हमें कोई ऐसे खिलाड़ी जो कि टॉप 4 में या टॉप 8 में पहुंचे। लक्ष्य सेन पहुंचे, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर मुझे याद है कुछ साल पहले हमारे क्वार्टर फाइनल में, इसी टूर्नामेंट में 3 साल पहले क्वार्टर फाइनल तक ही सब हम लोग हमारे हार गए थे। तो आखिर के जो 3 दिनों में भारतीय चैलेंजर कोई था ही नहीं। इस बार हमारा एक प्लेयर है जो कि आया है क्वार्टर फाइनल तक और हारा है। और लक्ष्य का भी फॉर्म अगर हम देखें पूरे साल में 2025 बहुत इनकंसिस्टेंट रहे। एक टूर्नामेंट जीते जरूर, लेकिन वो था 500 लेवल का टूर्नामेंट, ये 750 का है। तो इसके जो कंपटीशन लेवल है ये थोड़ा ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा। और हम अपने घर पे नहीं जीत पा रहे हैं जी। पहले हमारा एक वक्त था जब हमारे मेंस या विमेंस में या मेंस डबल्स में हमारा परफॉर्मेंस इतना था कि हम लोग फाइनल भी खेलते थे, जीतते भी थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो बैडमिंटन का जो स्तर है हमारा, जो है, जो पहले हुआ करता था, उससे हम नीचे गिरते चले जा रहे हैं और ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये जो स्थिति है, इस पर गौर करने का वक्त आ चुका है। हम बार बार रियर व्यू मिरर में देख के अगर हम अपनी जर्नी आगे देखते रहेंगे कि साहब हमने देखिए पीछे कितना अच्छा छोड़ा है, हमारे पास कितने अच्छे खिलाड़ी थे, अगर हमको वो करना है तो एक्सीडेंट्स पक्के हैं। हमको विंडस्क्रीन के थ्रू देखना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा, और जो स्टॉक है हमारे पास अच्छे खिलाड़ियों का, उनको मैच्योर होने में टाइम लगेगा। तो अभी हम इमीडिएटली उम्मीद करें कि साहब एकदम से एक खिलाड़ी गया दूसरा आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है खेल में जी। खेल में एक खिलाड़ी को आपको बिल्ड करना पड़ता है, उसको वो एक्सपोजर देना पड़ता है, जो कि बैडमिंटन में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि सब जानते हैं, चाहे वो इंडिया के टॉप बैडमिंटन कोचेस हों, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि वो क्वालिटी जो हमारे पास एक वक्त पे थी, थोड़ी कम थी लेकिन थी, अब वो क्वालिटी नहीं नजर आ रही है। खेलने वाले उतने ही हैं, खेलते उतने ही हैं, टूर्नामेंट्स उतने ही होते हैं इंडिया से। लेकिन आपको चूक कहाँ नजर आ रही है? क्योंकि जो ये खिलाड़ियां, चाहे हम लक्ष्य सेन की बात करें, सात्विक साईराज की बात करें, या महिलाओं में त्रिशा जॉली की बात करें, इन्हें नई पीढ़ी के तौर पे देखा जा रहा था बैडमिंटन के। तो क्या वो कमी कहाँ दिखाई दे रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बाकी कंट्रीज जैसे इंप्रूव कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमारे जो टॉप पेयर है हमारा, सात्विक एंड चिराग का, उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि अभी बैडमिंटन की स्थिति ऐसी है कि टॉप 8 प्लेयर्स कोई भी किसी को हरा सकता है। हम ये कहते हैं साहब हमारा कोई टॉप 5 में है या टॉप 10 में है, उसका फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें कंपटीशन इतना क्लोज है कि आप अपने बेस्ट गेम, आपको अपना ए गेम खेलना पड़ेगा हमेशा। जिस दिन आपने अपना ए गेम नहीं खेला, बी गेम खेल रहे हैं,
जीत की कोई गारंटी नहीं है। और जैसे वो हारे भी हैं, अगर आप देखें जो स्कोर लाइन अगर आप देखेंगे 27-25, 21-23 और फिर लास्ट में 21-19, तो तीनों गेम में सिर्फ 2-2 अंकों का फर्क है जो आपको मिनिमम चाहिए जीतने के लिए। तो वो मैच हम जीत भी सकते थे, मतलब इंडियंस जो है वो क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच सकते थे, नहीं पहुंचे। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हमारे पास अभी वर्ल्ड बीटर कोई है नहीं। जैसे पहले हम मान के चलते थे कि साइना और सिंधु सेमीफाइनल तक तो खेलेंगे क्योंकि टॉप 3 में है या टॉप 4 सीड्स में है। लेकिन लक्ष्य सेन जो पहुंचे हैं इतना, कुछ अच्छे मैचेस भी जीते वो, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि कंसिस्टेंसी नहीं रही उनमें। जो शार्पनेस थी, जो हम कुछ साल पहले कहते थे कि हाँ लक्ष्य सेन हमारा फ्यूचर है, उसको हम उसी दावे से आज नहीं कह सकते क्योंकि उनके रिजल्ट्स बहुत इनकंसिस्टेंट रहे। बिल्कुल। और बढ़ते आगे बात क्रिकेट की कर लेते हैं। दरअसल महिला प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स के साथ मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 4 विकेट पर 102 रन बना लिए हैं। गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं लीग के 8वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर टूर्नामेंट में जीत का खाता खोला था। तो अभी जो स्कोर कार्ड देख रहे हैं उससे क्या लग रहा है आपको? देखिए, गुजरात ने टॉस जीत के जो है ऑप्ट किया है चेस करने के लिए, और इससे जो पहले जो वो 3 में से जो 2 मैच जीते हैं, दोनों पहले बैटिंग करके जीते थे। तो अब चेस करना पड़ेगा उनको पहली बार, और जिस टीम के साथ चेस कर रही है वो भी अपने 2 मैच, वो अपने 2 के दोनों मैच जीती है। तो आरसीबी बहुत स्ट्रांग टीम है यहाँ पे, और ये इंटरेस्टिंग होगा कि गुजरात कैसे चेस करती है, क्योंकि उनको वो अनुभव नहीं है चेस करने का। ये अभी तक के जितने मैचेस वो जीते हैं, तो अभी जो मौका मिलेगा इनको, तो ये देखना होगा। लेकिन क्या सोच के उन्होंने पहले बैटिंग नहीं की जी। वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो एक ही सोचो, मुझे लगा जितने मैचेस अभी हो रहे हैं जिस हिसाब से, मेरे ख्याल से 3 मैचेस छोड़ के जिस टीम ने भी चेस किया है वो टीम जीती है। लेकिन उसमें से जो खुद जो इन्होंने जो 2 मैच जीते हैं वो दोनों टारगेट सेट करके जीता था। अभी जो स्कोर दिखाई दे रहा है आरसीबी की बात करें तो 4 विकेट गिर चुके हैं, 109 रन बनाए हैं। तो ये जो लग रहा है कि जो लक्ष्य है वो कितना आगे जाएगा? देखिए, विमेन्स क्रिकेट में हम जब देखते हैं तो 150-160 एक अच्छा टारगेट माना जाता है। इसको आप आईपीएल से कंपेयर ना करें। विमेन्स क्रिकेट का जो एक नॉर्मल देखते हैं, हम हर टीम 190-180 बनाए, ये जरूरी नहीं है मैच जीतने के लिए। आप 160 पे भी जीत सकते हैं। लेकिन ये जो टीम है, जैसे अभी जो आपने जैसे कहा कि 13.2 ओवर्स में भी 109 बन चुके हैं उनके स्कोर, लेकिन एक पार्टनरशिप चल रही है अभी जो है 66 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 47 गेंदों में ऋचा और राधा के बीच। तो ये एक बहुत अच्छा स्टैंड है। ये अगर ये लोग अभी कुछ 4 ओवर और खेल जाएंगे, अगर ये बिल्कुल एंड ओवर्स तक यही दोनों ले जाएं और इनमें से एक अगर एंड तक खेल जाए, तो आपके काफी रन बन सकते हैं। मतलब अभी ये देखने में आपको लग रहा है कि जो है रन रेट 8 के आसपास है, ये 9 के पार हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 8 के पार है स्कोर। मतलब 160 तो बन ही रहे हैं अगर वो इसी रेट से भी खेलेंगे, तो उसमें 20 रन अगर आप जोड़ दें तो 9 रन का रेट आ जाता है। तो 160 से वो 180 तक पहुंच सकते हैं, और 180 काफी कॉम्पिटिटिव टोटल रहता है। लेकिन जैसे कल के मुकाबले की बात करें तो देखा गया था कि यूपी वॉरियर्स ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी, और इसमें हरलीन देओल की काफी नाबाद पारी जो निर्णायक साबित हुई थी। क्या कहेंगे? देखिए, अगेन वही बात आती है कि आप देखिए हरलीन का जैसे इससे पहले वाला मैच था, वो अच्छा नहीं रहा था उनका, क्योंकि उनका स्कोरिंग रेट वो स्लो। तो काफी बातें हुई कि हरलीन का जो परफॉर्मेंस, लेकिन जिस अंदाज में वो वापस आई हैं और जैसे उन्होंने कमबैक किया और अपनी टीम को जितवाया, तो ये तो है। लेकिन एक चीज और भी है कि ओवरऑल जो ये टैली है 160 का जो है, ये अच्छा टारगेट था, क्योंकि अगर ये टीम जो जीती भी है, ठीक है 19वें ओवर की पहली गेंद पे जीते, लेकिन विमेन्स क्रिकेट के हिसाब से ये एक फाइटिंग टोटल है। लेकिन अगर कोई अच्छी लाइक साझेदारी हो जाती है टॉप ऑर्डर में कहीं भी, तो फिर T20 वहीं खत्म हो जाता है गेम, क्योंकि अगर आपके टॉप ऑर्डर्स क्लिक कर गए हैं, तो क्योंकि गेम छोटा है, 20 ओवर का गेम है, अगर आपके बल्लेबाज जो हैं वो गेंदबाजों पे भारी पड़ रहे हैं, तो फिर ये 180 का टोटल भी हम मान के चलते हैं कि कॉम्पिटिटिव ही होगा। लेकिन विमेन्स क्रिकेट के हिसाब से, जैसे मैंने कहा आपको, कि पलट जाती है गेम बहुत जल्दी, मतलब इनकंसिस्टेंसी बहुत है इसमें। तो क्योंकि अभी ये मैं तो ये मानता हूं कि WPL को भी सेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, कुछ सालों में आपको WPL का भी स्तर आपको वैसे ही लगेगा जैसे कि अब हम अभी IPL की बात कर रहे हैं। इक्वल नहीं रहेगा, लेकिन इंप्रूवमेंट आपको जरूर मिलेगी देखने को।
बिल्कुल, और इसी के साथ बात कर लेते हैं पुरुष क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार को इंदौर में खेला जाएगा। अब तक 2 मैच हो चुके हैं और दोनों टीमों ने 1-1 से मैच जीता है। इसमें सीरीज अभी बराबरी पर है। एक रिपोर्ट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा। इससे पहले राजकोट में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई है। इससे पहले टीम इंडिया ने वडोदरा में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी। राजकोट में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज करने के साथ ही सीरीज में बराबरी हासिल कर ली। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमी पर नया इतिहास बना दिया। न्यूजीलैंड ने भारत में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे बड़ा सफल रन चेज का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले न्यूजीलैंड का भारत में सबसे बड़ा रन चेज 281 रन था, जो साल 2017 में वानखेड़े में आया था। इंदौर के होलकर स्टेडियम में टीम इंडिया आज तक एक भी मैच नहीं हारी है। इस मैदान पर भारत ने 7 वनडे मैच खेले हैं और सभी 7 मैचों में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। इस मैदान पर भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज के अलावा न्यूजीलैंड को हरा चुका है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। तो राकेश जी, जिस तरीके से अभी तक देखा गया है कि न्यूजीलैंड की टीम अभी तक कभी भी भारत में वनडे सीरीज नहीं जीत पाई है, तो क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? देखिए, जारी रह सकता है, लेकिन ये जो टीम, जैसे हम पिछली बार खेले, लास्ट मैच जब खेले, बहुत इंप्रेसिव नहीं था हमारा, क्योंकि हमने ये दिखाया है कि जब तक रोहित और कोहली ये जब तक रन नहीं करेंगे, हमारे नीचे वाले रन उतने नहीं जोड़ सकते हैं जितने कि आपको एक मैच जीतने के लिए जरूरत होती है अगर आपने पहले बैटिंग की है। तो जैसे लास्ट मैच में हमने देखा कि 330-320 का टोटल चाहिए था हमको उस विकेट पे, हम 300 नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि हमारे रोहित और जो है कोहली जल्दी आउट हो गए। तो क्योंकि खेल है, इसमें आप हमेशा ये उम्मीद करें कि जो सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं वही हमेशा रन बनाए, ये हो नहीं सकता। तो आप हारेंगे भी। और ये जो टीम है न्यूजीलैंड की, जिसको हम कह रहे हैं कि ये उनकी बेस्ट टीम नहीं है, लेकिन उनकी बैटिंग वीक नहीं है, तो चेस कर देंगे तो वो आपको उनको आउट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर काफी अच्छा है। 1-2 खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी बैटिंग डीप है और ये लोग इस फॉर्मेट को अच्छा खेलते हैं। तो भारत अगर ये सोच के चले कि हम फेवरेट हैं, नहीं, मैंने इस सीरीज से पहले भी कहा था कि इंडिया फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ, होम कंडीशंस में आपको खेलना आता है, तो आपको होम कंडीशंस के हिसाब से आप थोड़े फेवरेट हैं। ऑन पेपर अगर आप दोनों टीम्स को देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमारे अटैक को बहुत आराम से खेल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो पहले 2 मैच थे उसमें देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो स्पिन गेंदबाज थे, जो अपेक्षित प्रदर्शन उनसे की जा रही थी, वो नहीं कर पाए थे, कहीं ना कहीं उसमें चूक दिखी थी। क्योंकि देखिए, हमने बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनाया हुआ है। अब आप दोनों मैचेस में देखें कि 300 रन तक तो पहुंचना ही चाहिए, मतलब ऐसा हमने मान लिया है। अगर आप इतना वन साइडेड, मतलब अगर आप पूरा बैटिंग फ्रेंडली विकेट बना देंगे और आप ये भी उम्मीद करें कि स्पिनर्स इफेक्टिव हों, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप ये देखेंगे कि जब आपने एक विकेट बनाया है जो कि बैटिंग फ्रेंडली है, उसमें उछाल है, स्पिनर को उछाल से खुशी होती है कि चलिए थोड़ा उछाल तो मिल रहा है मुझे, लेकिन उसके लिए आपके फील्डर्स उतने सक्षम होने चाहिए कि आप वो फील्ड सेट करें कि वो स्पिन से ना सही उछाल से बैट्समैन को तंग कर पाए। तो जहां उछाल होगी वो विकेट आपको नॉर्मली बैटिंग विकेट ही कहलाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वहां पे 280 से तो कम अभी तक हमने 2 मैचेस में देखे नहीं, और आगे भी यही सिलसिला हो, क्योंकि होलकर का जो विकेट है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। मैं अगेन 300 से ऊपर की उम्मीद रख रहा हूं यहां पे, लेकिन हाँ, गेंदबाजों को थोड़ा टाइट करके बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत रन लीक कर रहे हैं। पहले 10 ओवर में हमारी जो बॉलिंग है, आप देखें, लगी नहीं रहा कि एक होम टीम खेल रही है। और न्यूजीलैंड के समहाउ हमारे विरुद्ध जो उनके जो बल्लेबाज हैं वो अच्छा कर रहे हैं। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में पंजाब ने सौराष्ट्र को 292 रन का लक्ष्य दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 291 रन बनाए और ताजा समाचार मिलने तक सौराष्ट्र ने 33वें ओवर में 1 विकेट पर 253 रन बना लिए हैं। तो इसी के साथ विदर्भ की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। और वहीं शतरंज में विश्व चैंपियन डी गुकेश कल नीदरलैंड में उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के खिलाफ टाटा स्टील मास्टर्स में अपना पहला मैच खेलेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। राकेश जी हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।